नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इतिहास में क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इन्हीं प्रश्नों को आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर मैं कहूँ कि आप ये जानना चाहते हैं कि कल क्या हुआ था, तो आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की याद हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है? तो इन सारी बातों को हम लोग इतिहास की पुस्तकों के माध्यम से या इतिहास की कहानियों के माध्यम से जानते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों यानी उस समय किस प्रकार की शासन व्यवस्था थे, राजा महाराजाओं के बारे में, व्यापारियों के बारे में, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के विषय में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? कई लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी वे व्यक्ति जो अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीने के लिए, अपने खाने पीने के लिए जंगल से फूलों पौधों को इकट्ठा करते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी कि आसपास के जंगलों से अच्छी प्रकार से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फूलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ये ऐसी अन्य क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ था। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया था। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व पहले कुछ आरंभिक नगर फले फूले तथा गंगा वह इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, जो कि आज वर्तमान में बिहार है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही दोस्तों, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं या उन नदियों को या उन छोटे छोटे नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा की है, लेकिन ये यात्रा क्यों करते थे? तो कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। दोस्तों, दक्षिण एशिया, जिसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था।
जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर पाए। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख हमें संस्कृत की आरंभिक रचना, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ है। ये पांडुलिपियाँ प्राय तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि कुछ अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। इसके अलावा हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख ये ऐसे लेख होते हैं जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी लिखे गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व अर्थात पुराने इमारतें, मूर्तियाँ वगैरह से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से या स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए बात करते हैं अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा
कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से अलग है तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। यानी हम जो भी सब्जियां खाना पीना मंगवाने होते हैं, हम या ऑनलाइन मंगाते हैं या फिर हम मंडी बाज़ारों से मंगवाते हैं। इस तरह के भेद जो हैं अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक क्या है, अपनी विजयों का, यानी जितने भी विजय प्राप्त करते थे का लेखा जोखा है वो रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि क्या होता है, शिकारी, मछुआरे और संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। दोस्तों, अतीत में तिथियों का क्या मतलब होता है? अगर कोई आपसे तिथि के विषय में पूछे तो आप शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000, 2024, 2025 इत्यादि बताएंगे। वर्ष की ये गणना जो है ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। उदाहरण के तौर पर गंगा के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है, अर्थात 2000 प्लस 500 वर्ष, यानी कि ईसा मसीह के 500 वर्ष पूर्व यानी 500 ईस्वी पूर्व। दोस्तों, अंग्रेजी में BC अर्थात ईस्वी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है और AD यानी ईस्वी यानी एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। यानी जो ईसा मसीह के जन्म के बाद घटनाएं होती हैं उसके लिए हम लोग जो है AD लिखते हैं, और ईसा मसीह से पूर्व जो घटनाएं घटती हैं उनके लिए हम लोग BC लिखते हैं। कभी कभी AD की जगह CE और BC की जगह BCE लिखा होता है, और जहां CE अक्षरों का प्रयोग है कॉमन एरा और BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इसलिए हम लोग जो भी घटनाएं हैं या इसीलिए हम लोग जो है प्रारंभिक तिथि अपना 2000 मानते हैं। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। धन्यवाद दोस्तों।